अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम बैरिस्टर एहतशाम अमीरुद्दीन है। वीलॉग में आपको खुशामदीद। इस वीलॉग में एक तो जज मोहम्मद अब्बास इंसदाद दहशतगर्दी अदालत सरगोदा, उन्होंने कुछ खौफनाक इंकशाफात किए हैं कि एक ISI के एहलकार को मिलने से जज साहब ने जब इनकार किया, चैम्बर में बुलाने से इनकार किया, तो फिर जज साहब के साथ हो क्या रहा है, ये डिस्कस करेंगे। इसके अलावा इद्दत में निकाह के केस में सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस की एप्लीकेशन जो बुशरा बीबी की तरफ से डाली गई थी, उसमें नोटिस इशू हो चुके हैं, ये डिस्कस करेंगे। डेफेमेशन का कानून हुकूमत पंजाब ने जो पास किया है, उसमें दरख्वास्त पर एक इंटरम ऑर्डर आया, वो डिस्कस करेंगे। बजट पेश कर दिया गया है कौमी असम्बली में वज़ीर ख़जाना की तरफ से, उसके क्या हॉलमार्क्स हैं वो डिस्कस करेंगे। और एंकर इमरान रियाज खान को दोबारा अरेस्ट किया गया, ये भी डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कि जो जज साहब, आप जानते हैं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस ने ख़त लिखा था। आप जानते हैं कि अभी तक उस ख़त का कुछ नहीं बना। आप जानते हैं कि उसके ऊपर अभी तक प्रोसीडिंग पेंडिंग है। आप जानते हैं कि उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के जजेस को भी धमकियाँ में इस खतूत मिलने का सिलसिला एक शुरू हुआ था। और आप जानते हैं कि मौजूदा चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा हैज़ बीन टॉकिंग अ लॉट अबाउट द इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, लेकिन जब कुछ करने का वक्त आया है तो काजी फ़ाइज़ ईसा साहब जो हैं उनकी तरफ से या तो नज़रअंदाज कर दिया जाता है, या खामोशी इख्तियार कर ली जाती है, या गोंगलों से मट्टी झाड़ दी जाती है। ये कंसिस्टेंटली होते हुए मैं देख रहा हूँ। तो वो 6 जजेस का ख़त एक तरफ। अब आपको याद है कि उस ख़त के नतीजे में सुप्रीम कोर्ट ने जो तजावीज़ मांगी थी, तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट से जो तजावीज़ गई थी उसमें यह था कि जब भी आप किसी सबॉर्डिनेट कोर्ट के जज को कोई भी किसी भी इंटेलिजेंस एजेंसी के एहलकार की तरफ से अगर कोई मुदाखलत करने की कोशिश की जाएगी, देन द जज ऑफ द कोर्ट इज ड्यूटी बाउंड टू रिपोर्ट दैट टू द रजिस्ट्रार ऑफ द रेलिवेंट हाई कोर्ट, एंड इफ ही डज नॉट ही कमिट्स अ प्रोफेशनल मिसकॉन्डक्ट। यानी कि ये हाई कोर्ट के जजेस ने तजावीज़ में लिखा कि अगर किसी भी जज को कोई भी सिक्योरिटी एजेंसी का एहलकारी अफसर अप्रोच करता है, तो ये बताना लाजिम जज साहब के ऊपर है कि वो फौरी तौर पर रिपोर्ट भेजें रजिस्ट्रार लाहौर हाई कोर्ट को कि मुझे ये बंदा अप्रोच करने की कोशिश कर रहा है। और अगर जज साहब ये रिपोर्ट नहीं देते हैं तो जज साहब मिसकॉन्डक्ट के मुर्तकिब हो रहे हैं, प्रोफेशनल मिसकॉन्डक्ट के, जिसकी वजह से उनकी फिर नौकरी भी जा सकती है। तो वो जो तजवीज़ थी, उस तजवीज़ के ऐन मुताबिक इंसदाद दहशतगर्दी अदालत एंटी टेररिस्ट कोर्ट सरगोदा के जज मोहम्मद अब्बास साहब ने, जो खबर मैं आपको दे रहा हूं वो ये है कि 7 जून को 2024 को एक स्पेशल रिपोर्ट भेजी है रजिस्ट्रार लाहौर हाई कोर्ट को, जिसमें मोहम्मद अब्बास साहब ने ये बताया कि 25 मई 2024 को उनकी तैनाती हुई है एज जज ऑफ द एंटी टेररिस्ट कोर्ट सरगोदा। और जब उनकी तैनाती हुई है, जिस दिन हुई है, ठीक उसी दिन 25 मई को उन्हें यह पैगाम दिया गया है जी कि ISI की कोई अथॉरिटी आपसे मिलना चाहती है, कोई शख्सियत आपसे मिलना चाहती है। तो जज साहब अपनी रिपोर्ट में लिखते हैं कि मैंने फौरी तौर पे इनकार कर दिया कि मैं नहीं मिलूंगा। उन्होंने कहा जी कि चेंबर में आके आपसे मिलना चाहते हैं। जज साहब ने कहा कि मैं नहीं मिलूंगा। तो कहते हैं वो इनकार तो मैंने कर दिया, लेकिन उसके बाद से मेरे साथ कुछ अजीबोगरीब वाक़यात हो रहे हैं। मिसाल के तौर पर उन्होंने कहा कि मेरा जो घर है जहाँ पर मेरी फैमिली रहती है, पहले जहाँ पर पोस्टिंग थी वो मेरा घर, अभी तक फैमिली वहीं पर, उन्हें अभी शिफ्ट होना होगा। तो कहते हैं वहाँ पे मेरे घर के बाहर मेरी फैमिली ने मुझे बताया कि हमारा सुई गैस का मीटर कोई डैमेज कर गया। उसके बाद फिर अगले महीने उसके बाद क्या हुआ कि जी बिजली का जो बिल है वो जो है एकदम बहुत ही ज़्यादा आ गया। और वो जज साहब लिखते हैं कि ये मुमकिना तौर पे वापडा वालों की कनाइवेंस के साथ आया है। कनाइवेंस यानी कि उनके वो अबेटमेंट या उनकी आनत के साथ आया है, उनके मेलजोल के साथ आया है, मिली भगत के साथ आए। तो वो कहते हैं कि वो बिल फेक है। हम मतलब कि उनके कहने का मकसद ये, मुझे नहीं पता एग्जैक्टली पहले उनका बिल कितना आता था और अब कितना आ गया एकदम, बट ऑल ऑफ अ सडन उनके लिए बहुत बड़ा धचका है कि साढ़े घर का एना बिल आ गया है और वो पिछले महीने का बिल भेजा हमें। तो वो कहते हैं मुमकिना तौर पर ये जो किया गया ये वापडा वालों की कनाइवेंस के। उसके अलावा उन्होंने कहा कि मेरे घर वालों को टीज़ भी किया जा रहा है मेरे बारे में, सवाल पूछ के मेरे बारे में, मेरी पर्सनल इंफॉर्मेशन के लिए। तो ये उन्होंने स्पेशल रिपोर्ट फौरी तौर पे रजिस्ट्रार लाहौर हाई कोर्ट को भिजवा दी। अब देखना ही है, वैसे कमाल है, मतलब कि ये इतनी दीदा दुलेरी के साथ जैसे अभी हो रहा है, इस लेवल पे शायद इस तरह से पहले कभी भी नहीं हुआ। यानी कि हो तो रहा था और उसकी एक्सेप्टेबिलिटी किसी हद तक थी भी,
लेकिन अभी जब एक हद से ज़्यादा हुआ और उसकी एक्सेप्टेबिलिटी नहीं आई है, तो उसके बाद जो रिएक्शन आ रहा है वो भी कमाल है। और अब तो पीपल हैव स्टार्टेड टॉक, मतलब कि हाउ कैन यू एक्सपेक्ट अ कंट्री टू फंक्शन प्रॉपरली एंड डिस्पेंस जस्टिस टू इट्स पीपल जब उसके अपने जजेस कह रहे हो कि साढ़े नाल है हो रहे हैं, हमारे साथ ये हो रहा है कि सानू क्या जाते, सानू मिलो, जो असी ना मिलीए तो साढ़े नाल ए वाकयात होना शुरू हो जाते थे। तो ये जज साहब की अब रिपोर्ट है, ऑन रिकॉर्ड है, ये खबर मैं आपको दे रहा हूँ। और रजिस्ट्रार लाहौर हाई कोर्ट को 7 जून को उन्होंने लिख के भेज दी है, उसको पहुँच चुकी है। अब चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट इसका क्या करते हैं, क्या इसके ऊपर कोई इंक्वायरी होगी, कोई इन्वेस्टिगेशन होगी, कोई तहकीक होगी कि वो कौन बंदा था और उसने क्या किया, और उसके बाद जज साहब के साथ अगर ये वाकयात हो रहे हैं तो ये कौन करा रहा है, बिल कैसे ज़्यादा आ गया। और इस तरह की इन्वायरमेंट में क्या एक जज खुद को सिक्योर तस्वर करता है, अपने घर वालों को, बच्चों को सिक्योर तस्वर करता है, और अगर नहीं करता तो फिर वो इंसाफ कैसे कर सकता है। अगर आपने जज से इंसाफ करवाना है तो पहले आप उसको एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी तो दे कि जज साहब तुसी इंसाफ ते मबनी फैसला दोगे तो ताड़े खिलाफ कुछ नहीं होता, फिक्र ना करो, तानू कोई कुछ नहीं कहेगा। ये अगर सेंस ऑफ सिक्योरिटी नहीं है जज के पास तो फिर जज बेचारे ने इंसाफ क्या करना है। तो एक ये खबर थी बहुत इंपॉर्टेंट। अगली खबर जो है वो है जी ये जो इद्दत में निकाह का केस है, उसमें जो नोटिसेज हैं इशू कर दिए हैं जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब ने, और 13 तारीख को, यानी कि आज जो तारीख है वो है जी 12 जून, 12 बजे के बाद 13 सुबह कल हो जाएगी, तो 13 तारीख को नोटिस के बाद बहस के लिए उन्होंने तलब कर लिया है तमाम पार्टीज़ को। डेफेमेशन का जो कानून पास किया है हुकूमत पंजाब ने, उसके ख़िलाफ़ जो दरख्वास्त लाहौर हाई कोर्ट में डाली गई थी, उस दरख्वास्त में एक इंटरम ऑर्डर आ गया जिसमें जज साहब ने ये कहा है, जस्टिस अमजद रफ़ीक जज हैं, और उन्होंने कहा है कि इस डेफेमेशन के कानून के तहत जितनी भी कार्रवाई हुकूमत वक्त करेगी वो इस फैसले से मशरूत होगी, यानी कि जो फैसला अदालत देगी कि डेफेमेशन का ये एक्ट इज़ इन अकॉर्डेंस विद द कॉन्स्टिट्यूशन और इन वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो अगर उसकी कोई प्रोविजंस वायलेशन में है कॉन्स्टिट्यूशन के, उनको मतलब कि गवर्नमेंट जो भी कार्रवाई करनी है करे, रोका नहीं है, लेकिन इस फैसले से वो मशरूत होगा कि इवेंचुअली अगर फैसले में ये लिख दिया गया कि ये प्रोविजंस जो हैं ये आइन से मुतसादिम है, तो उनके तहत फिर वो कार्रवाई नल एंड वॉइड हो जाएगी। तो ये एक फैसला आ चुका हुआ है जो कि जर्नलिस्ट के लिए एक अच्छी खबर है। लेकिन जो बुरी खबर है वो एंकर पर्सन इमरान रियाज के हवाले से, उनको दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया। और आप जानते हैं कुछ दिनों से मैं भी सोशल मीडिया के ऊपर ये देख रहा था कि वो हज पर जाने की कोशिश कर रहे थे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रब्ता करने के बाद उनको परमिशन मिल भी गई है, लेकिन उस परमिशन के बावजूद वो फ़्लाई नहीं कर सके हैं, और जब वो फ़्लाई नहीं कर सके हैं तो दोबारा मतलब कि 2-3 दफ़ा ये सिलसिला हो चुका। लेकिन इवेंचुअली नाउ व्हेन द कोर्ट्स डिसाइडेड कि जी जाने दें बंदे को हज के लिए, तो उसके बाद अब एयरपोर्ट पे वो गए हैं, तो खबर ये, इतला ये, इन्फॉर्मेशन ये है कि एयरपोर्ट पे उनको अरेस्ट कर लिया गया है किसी और FIR में। तो अपेरेंटली without going into the details of that FIR, without going into the details of the allegations जो इमरान रियाज के ख़िलाफ़ हैं, इस पे तो जो मैलिस हम कहते हैं ना, मैलिस या फिर मेलाफाइडी जिसको हम बोलते हैं, यानी कि बदनीयती, दैट इज़ फ्लोटिंग ऑन द सरफेस। मतलब कि वो तो सामने सतह पर आपको नज़र आ रहा है कि हुकूमत वक्त या इस्टेब्लिशमेंट नहीं चाहती थी कि वो मुल्क छोड़ के बाहर जाएं, और इस वजह से अदालत की इजाज़त देने के बावजूद उनको नहीं जाने दिया गया, कभी किसी लिस्ट में कभी किसी लिस्ट में नाम, और इवेंचुअली जब उन लिस्टों में से नाम निकालने का हुक्म सादिर कर दिया अदालत ने, तो फिर एक नए केस में उनको गिरफ्तार कर लिया गया, जिस केस में गिरफ्तारी के बाद उनका 1 दिन का जिस्मानी रिमांड मुतलका जो भी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी है उसको दे दिया गया। तो सर्टनली अफसोसनाक है, अनफॉर्चुनेट है, और इट स्पीक्स वॉल्यूम्स ऑफ द फैक्ट कि हमारे मुल्क में मामलात कैसे चल रहे हैं। और प्रॉब्लम ये है कि एक तरफ जज जो हैं वो दहाइयाँ दे रहे हैं, रिपोर्टें भेज रहे हैं कि जी हमारे साथ ये हो रहा है, दूसरी तरफ सहाफ़ी दहाइयाँ दे रहे हैं, एक तरफ सियासतदान दे रहे हैं, एक तरफ आम आदमी दे रहा है, सब दहाइयाँ दे रहे हैं। लेकिन जो इस वक्त स्टेटस को की अलामतें हैं, कुव्वतें हैं, हुकूमत है, रियासत है, वो अभी इनके ऊपर गौर नहीं कर रही है, और गौर करने का इरादा भी लगता है कि उनका अभी तक नहीं है। अब अगर मैं आ जाऊं बजट पे, लेकिन उससे पहले एक और ख़बर वो है जी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने वो जो मुज़ाकरात का
फैसला किया कि तहरीके तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान प्लेटफॉर्म के ज़रिए मुज़ाकरात होंगे। उसमें महमूद खान अचकज़ई साहब को मुकम्मल इख्तियार दे दिया गया इमरान खान साहब की परमिशन से। ये उनका फ़ैसला है कि महमूद खान अचकज़ई अपोजिशन को लीड करेंगे इन मुज़ाकरात में जो कि हुकूमती जमातों के साथ होंगे टू सेटल अ फ्यू थिंग्स, फंडामेंटल बेसिक थिंग्स को सेटल करने के लिए। तो उसमें अचकज़ई साहब को मुकम्मल इख्तियार दे दिया गया और बैरिस्टर गौहर ने भी इस बात की तस्दीक कर दी है। अब आ जाते हैं ज़रा आपके बजट पे, क्योंकि बजट पेश कर दिया गया है एक नए वज़ीर ख़जाना। पाकिस्तान की किस्मत ऐसी है कि हर कुछ अरसे बाद एक नया चेहरा बिल्कुल बारों के तो उठ के आ जाता है, कहता है कि मैं वज़ीर ख़जाना हूँ, और या उसने कहीं IMF में काम किया होता है, वर्ल्ड बैंक में किया होता है, या अमेरिका की किसी इदारे में किया होता है। देन ही ऑल ऑफ अ सडन वो वारिद होता है पाकिस्तान की अवाम के ऊपर ठा करके, और वो वज़ीर लग जाता है, और उसके बाद वो बजट सुनाता है। और वो फिर ऐसे मतलब कि वो पर्ल्स ऑफ विजडम, ये इंप्रेशन दिया जाता है कि वो पर्ल्स ऑफ विजडम जो है ना, ये वो अपने मुंह से, अपनी ज़बान से निकाल रहा है, और इसी में पाकिस्तान के मसाइल का हल है। तो आजकल ये पर्ल्स ऑफ विजडम हिस्से में आए हैं मोहम्मद औरंगज़ेब साहब के, जिन्होंने तकरीबन 8,500 अरब रुपए खसारा का बजट दिया। यानी कि इस बजट का जो खसारा है वो तकरीबन 85 खरब है। और जो पहले भी मैं इनको सुन रहा था, ये कह रहे हैं जी कि मुल्क जो है वो टैक्स पे चलते हैं, तो इन्होंने अब हर चीज़ बेचने का फ़ैसला कर लिया। लाहौर एयरपोर्ट, कराची एयरपोर्ट, इस्लामाबाद एयरपोर्ट, यानी कि ये आउटसोर्स करेंगे। बेचने का मुझे एग्जैक्टली नहीं पता है, बेच नहीं रहे मेरे ख्याल में, ये आउटसोर्स कर रहे हैं। लेकिन जो बेचने का फ़ैसला किया वो PIA है, जो बेचने का फ़ैसला किया वो रूजवेल्ट होटल है, और जो बेचने का फ़ैसला किया वो कुछ और हुकूमती एसेट्स भी हैं। अब मैं पहले भी ये कह चुका हूँ कि दिस इज़ अ लॉन्ग डिबेट कि प्राइवेटाइजेशन ऑफ द नेशनल एसेट्स होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। आइडियली नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से, लेकिन बहुत सारे मुल्कों में हुई भी है, और इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से उस मुल्क की मईशत के लिए अच्छी भी साबित हुई है। फिर सवाल पैदा होता है कि अगर अच्छी साबित हो सकती है और अगर मौजूदा हालात में होनी चाहिए तो कैसे होनी चाहिए। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब क्या वो मौजूदा हुकूमत जैसी हुकूमत के ज़रिए, जो कि पपेट है, जिसके ऊपर मैंडेट चोरी का इल्ज़ाम है, जिसका वज़ीर ख़जाना बाहर से है, जिसको पहले कोई जानता नहीं था, जिसने पाकिस्तान की शहरियत अभी ली और आके इंटरव्यू दे रहा है मीडिया को कि पाकिस्तान की शहरियत लेकर अच्छा लग रहा है, और शहरियत लेते साथ ही उस शख्स की नाक तले उसकी अथॉरिटी से, उसकी प्लानिंग के मुताबिक पाकिस्तान के एसेट्स प्राइवेटाइज कर दें। PIA बेच दो, रूजवेल्ट बेच दो, फलाना बेच दो, टमकाना बेच दो। क्या ये दुरुस्त है? यानी कि अगर ये मईशत के लिए ठीक भी है तो इट हैज टू बी डन इन अ प्रॉपर वे, इन अ वे कि ये उस हुकूमत के हाथों हो जिस हुकूमत पे अवाम का इत्मीनान है, क्योंकि ये पब्लिक एसेट्स हैं, ये अवाम की प्रॉपर्टी है, ये किसी के जाती जागीर नहीं है। ठीक है, तो अब औरंगजेब साहब जो है उनको लोग जानते ही नहीं है, उनको लोग ना जानते हैं, ना पहचानते हैं, ना उनका कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड है, ना ग्रास रूट लेवल पे उन्होंने कभी पॉलिटिक्स की है, ना लोग उनको ओन करते हैं। नोबडी नोज एनीथिंग अबाउट हिम एक्सेप्ट फॉर द फैक्ट दैट ऑल ऑफ अ सडन ही इज कम अप एज द फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान एट अ टाइम व्हेन डेमोक्रेसी इज इन शैकल्स, और जब इस्टेब्लिशमेंट जो है उसने एक पपेट हुकूमत बनाई है, तो ये उस पपेट हुकूमत का हिस्सा है। अब इस पपेट हुकूमत का हिस्सा होते हुए एज अ पपेट इफ ही इज गोना डू सम एक्ट्स, तो उनकी लीगैलिटी और उनके ऊपर हमेशा अवाम डाउट की नज़र से ही देखेगी। तो अगर तो प्राइवेटाइजेशन में ही भला है पाकिस्तान की मईशत का, तो ये ऐसे नहीं होनी चाहिए, ये वैसे होने चाहिए जैसे मैं बात कर रहा हूँ, ताकि अवाम को भरोसा भी हो कि इसमें से अगर मिसाल के तौर पे प्राइवेटाइज किया तो उससे सरकारी खजाने को फ़ायदा होगा, तो वो पैसा दोबारा अवाम पे ही लगना है, वो किसी की ज़ाती जेब में नहीं चला जाएगा। ये ऐसा नहीं है कि PIA जो है वो किसी को ज़ाती तौर पर ऑब्लाइज करने के लिए दे दी जाए, या प्राइवेटाइज, या रूजवेल्ट होटल, या कोई और सरकारी ऑर्गेनाइजेशन, इदारा, महकमा जो भी है वो। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है और इसको ज़हन में रखना ज़रूरी है। इसके अलावा जो बजट के पॉइंट्स हैं, अगर क्विकली मैं आपको बता दूं, उसमें एक बजट का मजमूई हुजूम 188 खरब से ज़ायद है। ग्रेड 1 से 16 के सरकारी मुलाजमीन के लिए तनख्वाह में 25% इजाफा किया गया है। 17 से 22 सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 22% इजाफा हुआ है। चलो मुबारक हो जी, सारे 22% बढ़ गई। सारे CSS ऑफिसर्स की, बाकियों को भी जो 17 और 22 के दरमियान है।
और 1 से 16 वाले बेचारे उनकी होती बड़ी तनख्वाह कम है तो उनका 25% बनना ठीक है। सरकारी मुलाजमीन की पेंशन में 22% इजाफे की, लेकिन ब्यूरोक्रेसी से गुजारिश है कि कुछ ताड़ी मेहरबानी कर भी लो। मतलब कि आप लोग इस्टेब्लिशमेंट के अहकामात बजा लाने के अलावा कुछ नहीं कर रहे हैं। मतलब कि इस्टेब्लिशमेंट के तो अहकामात जो आते हैं उसको तो आप मिनो तस्लीम करके, और इसके लिए ब्यूरोक्रेट चाहिए होता है जी पंजाब जैसा, इसके लिए ब्यूरोक्रेट चाहिए होता है ये जो अभी शहबाज शरीफ साहब के साथ बड़े मतलब के हैंड इन ग्लव्स हैं हर चीज़ में, ये आज चीमा जो DG LDA रह चुके हैं, पहले DC लाहौर रह चुके हैं किसी ज़माने में, अभी तो डायरेक्टली पॉलिटिक्स में स्टेप इन कर गए वो आपके सामने। तो इस तरह का ब्यूरोक्रेट चाहिए होता है। तो ब्यूरोक्रेसी मैं पहले भी कह चुका हूँ, वेदर इट बी पार्लियामेंट, जुडिशरी, मीडिया, लॉयर्स, ठीक है, सब ने कभी ना कभी किसी ना किसी स्टेज पे किसी ना किसी तरीके से इंस्टीट्यूशनल लेवल पे डिक्टेटरशिप या डी फैक्टो डिक्टेटरशिप के खिलाफ आवाज़ उठाई है, सिवाय इस एक इदारे के। आपको मेरे ख्याल में और किसी भी लॉग में ये बात सुनने को नहीं मिली होगी, लेकिन मैं पहले भी इसका इजहार कर चुका हूँ, आगे भी करता रहूँगा, क्योंकि मॉडल पुराना फॉलो हो रहा है और इस मॉडल को ख़त्म होना चाहिए सिवाय एक इदारे के, और वो इदारा ब्यूरोक्रेसी है। ब्यूरोक्रेसी बुनियादी तौर पर स्टेटस को है, जो आज स्टेटस को है वो ब्यूरोक्रेसी है, उसको आपके ऊपर मुसल्लत करने वाली ब्यूरोक्रेसी होती है। और अगर इसको वाइडर पर्सपेक्टिव में देखें तो चाहे इस्टेब्लिशमेंट है, चाहे सिविल ब्यूरोक्रेसी है, चाहे मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी है, चाहे सिविल ब्यूरोक्रेसी है, ये सब ब्यूरोक्रेसी है, ये ब्यूरोक्रेसी ही है। तो बेसिकली पाकिस्तान के ऊपर जो हुकूमत है वो ब्यूरोक्रेसी की है, और उसके अंदर मिलिट्री सिविल ब्यूरोक्रेसी दोनों आते हैं। ये और बात है कि ऊपर मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट ब्यूरोक्रेसी बैठी हुई है जो डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी एक्सरसाइज करती है जो ताकत में, और ये नीचे जो है सारे ये उनके फैसलों को इम्प्लीमेंट करते हैं और ये उनकी गुड बुक्स में रहने की कोशिश करते हैं। बहरहाल तनख्वाहों में इजाफा, सरकारी मुलाजमीन की पेंशन में 22% इजाफे की तजवीज़ है। कम से कम माहाना तनख्वाह 32,000 से बढ़ा के 36,000। सोलर पैनल के लिए खाम माल और पुर्जाजात की दरामद पर रायत का ऐलान है। टैक्स रेवेन्यू का टारगेट 12,970 अरब रुपए मुकर्रर किया गया है। स्कूप बॉन्ड PIB और टी बिल से 5,142 अरब रुपए का हदफ मुकर्रर किया। दिफा के लिए, पाकिस्तान के डिफेंस के लिए 2,122 अरब रुपए मुख्तस किए। अच्छा, इंटरेस्टिंगली क्योंकि मैं अब काफ़ी सालों से पाकिस्तान का मेन स्ट्रीम मीडिया में प्रोग्राम्स कर रहा हूँ, हर साल बजट आता है और हर साल हम उसके ऊपर बात करते हैं, तो मुझे याद पड़ता है कि पिछले साल ये 1,800 अरब पे था, जो अब 2,122 अरब पे है। तो तकरीबन ये कोई 322 अरब रुपए बढ़ गया ज़्यादा एक साल में हमारे डिफेंस का बजट। और तकरीबन ये मैं एक अंदाजे के मुताबिक कह रहा हूँ, एग्जैक्ट फिगर आपको नहीं दे रहा, मतलब कि तकरीबन ये 250-300 अरब रुपया बढ़ा है बजट हमारा। उससे पहले पिछले साल ये 1500-1550 अरब पे था। उससे पहले पिछले साल ये 1400 अरब के करीब था। तो एवरी सिंगल ईयर आपको 100, 150, 200, 250, 300 आपका जो डिफेंस है उसके अंदर ज़्यादा बजट जाता हुआ नजर आता है। अब 2,122 अरब रुपए सिर्फ आपके डिफेंस के लिए मुख्तस हो रहे हैं। अब ये जो डिफेंस के लिए मुख्तस हो रहे हैं, अच्छी बात है। पाकिस्तान इज़ अ न्यूक्लियर स्टेट, दुनिया की 5वीं बड़ी फौज है, ताकतवर तरीन है, सरहदों के मुहाफ़िज़ हैं, सब कुछ हैं। लेकिन व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट इज़ कि इसकी शफाफियत भी होनी चाहिए, इसका ऑडिट भी होना चाहिए। ये सिर्फ इस तरह से नहीं आ जाना चाहिए कि जी 2,122 अरब रुपए डिफेंस में दे दिए। डिफेंस में तो दे दिए, लेकिन डिफेंस में कहाँ कहाँ गए, कितने मिसाइल बने, कितने टैंक बने, न्यूक्लियर पावर, कुछ वो तो हाईली कॉन्फिडेंशियल चीज़ें, उसको तो पब्लिक नहीं किया जा सकता। लेकिन मिसाल के तौर पे अवाम को ये पता लगना चाहिए कि अवाम अगर अपने टैक्स का पैसा 2,000 अरब से ऊपर बजट में अपने दिफा के लिए मुख्तस कर रही है आपकी हुकूमत, तो हमारा दिफा कितना ज़्यादा मजबूत हो रहा है एक्सटर्नल एग्रेशन फोर्सेस के मुकाबले में, किस लेवल पर हम जाके खड़े हो रहे हैं, ये सारी चीज़ें अवाम को बताना। लेकिन अगर उसकी तफसील ही कोई नहीं है, पता ही कोई नहीं है कि जी कितना पैसा एग्जैक्टली किस चीज़ में लगा है, तो वहाँ पे ख़राबी का आंसर पैदा हो सकता है। तो उसको अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि डिफेंस हमारा ऐसा है जिसके ऊपर हम कॉम्प्रोमाइज़ तो नहीं कर सकते हैं। सर्टनली वी हैव टू हैव अ स्ट्रॉन्ग डिफेंस, बट एट द सेम टाइम इन द नेम ऑफ डिफेंस, यानी कि दिफा के नाम पे ये भी नहीं होना चाहिए
कि आप कहें कि आप सवाल भी ना करें कि ये बजट किधर गया है, नहीं तो ये पाकिस्तान के दिफा पे उंगली उठाने के मुतरादिफ होगा। अब इन चीज़ों से पाकिस्तान को आगे निकलना पड़ेगा, पाकिस्तानी कौम को इन चीज़ों से आगे निकलना पड़ेगा और थोड़ा जिम्मेदारी का मुजाहरा और थोड़े खुले दिल का मुजाहरा सबको करना पड़ेगा। माशाल्लाह हमारी जो इस्टेब्लिशमेंट है वो जो उसके बारे में कहा जाता है कि वो मतलब कि बिलियंस ऑफ डॉलर का एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक इदारा है, इतना ज़्यादा पैसा है उनके पास। और फिर DHAs और फौजी फाउंडेशन, ये सारा पैसा एक अलग, यानी कि मेरे ये इस बजट से हटके है। ये 2122 अरब रुपए का जो बजट मुख्तस ये स्ट्रिक्टो सेंसो पाकिस्तान के डिफेंस के लिए, यानी कि फौज पे लगाने के लिए, नेवी पे, एयरफोर्स पे, आई सपोज, हाँ सारे आते हैं इसके अंदर, उस पे लगाने के लिए, ये पाकिस्तान के डिफेंस पे लगाने के। लेकिन अब हमारे जो ये इदारे DHA जैसे या आर्मी वेलफेयर ट्रस्ट है जिसके अंदर शुगर, फौजी फाउंडेशन है जिसके अंदर शुगर मिलें भी आती हैं आर्मी वेलफेयर ट्रस्ट में, जिसमें मेरे ख्याल में लेदर की फैक्ट्रीज भी आती हैं, जिसमें सीमेंट फैक्ट्रीज भी आती हैं, जिसमें अस्करीज भी आते हैं, अस्करी बैंक वगैरह भी आते हैं। और फिर DHA इटसेल्फ जितना बड़ा एम्पायर है, DHA लाहौर, DHA कराची, DHA मुल्तान, DHA गुजरांवाला, तो हर जगह पे DHA आपको पता है। और फिर DHA की एक्सपेंशन जितनी ज़्यादा है, उससे जितना भी पैसा बनाया जा रहा है वो नहीं है यहाँ पे, ये वो पैसा नहीं है। ये तो पाकिस्तान का जो सरकारी खजाना है ये उसमें से 2122 अरब जा रहा है, वो पैसा अलग है। तो ये जब इतना पैसा एक जगह पे इकट्ठा होता है, विच इज़ गुड, अगर मतलब कि मैं तो कहता हूँ कि मैं हैरान इस बात पे होता हूँ कभी कभी कि जब हमारी इस्टेब्लिशमेंट इतना अच्छा मैनेज करती है DHAs को, तो जब मार्शल लॉज लगे तो मुल्क की इकोनॉमी को क्यों नहीं उतना अच्छा मैनेज कर सके, क्यों नहीं कर सके। हालांकि ये नहीं कहा जा सकता कि मौका मिले, तो मौका तो बहुत मिले, मौका तो बहुत आया है, मार्शल लॉ डायरेक्ट भी लगे ने, डिफैक्टो भी लगे ने। अभी अगले दिन मुझे कोई कह रहा था कि जी अभी इकोनॉमी की बड़ी बुरी हालत है, अगर कभी इकोनॉमी की हालत दुरुस्त होती तो शायद मार्शल लॉ लग ही जाता, लेकिन शायद इस्टेब्लिशमेंट को अभी लगता है कि क्योंकि मीशत साढ़े गल पै जाएगी तो अजय मार्शल लॉ का टाइम नहीं आएगा। तो ये किसी का पॉइंट ऑफ व्यू था, कोई मुझसे कह रहा था, तो वैसे ही आपसे शेयर कर रहा हूँ इस तरह की बातें, यानी कि आजकल जो होती रहती हैं इस तरह से। तो बहरहाल आगे चलते हैं जी। इसके अलावा जी सूद की अदायगियों के लिए 9,775 अरब रुपए, यानी कि अब जो कर्जा रियासत पाकिस्तान के ऊपर है उसको वापसी का जो सूद सिर्फ देना ना जी, सूद, ओनली द इंटरेस्ट, दैट इज 9,775 बिलियन रुपीस, यानी कि आपके डिफेंस से भी कई गुना ज्यादा है आपकी सूद की अदायगी। सब्सिडी की मद में 1,363 अरब रुपए। अब कोई ये भी तो पूछे कि एडा कर्जा लेंदे हो, एडा सूद देना पैंदा है, हर बच्चा ताड़ा 2 लाख तो उत्ते दा मकरूज हो ही चला जा रहा है। पहले हमने कहना शुरू किया मीडिया में होते हुए हर पैदा होने वाला बच्चा लाख का मकरूज है, फिर हमने कहना शुरू किया हर पैदा होने वाला बच्चा 1.25 लाख का, हर पैदा होने वाला बच्चा 1.5 लाख का, हर पैदा होने वाला बच्चा 2 लाख का, हर पैदा होने वाला बच्चा 2.25 लाख का। हुण पता नहीं कित्थे जाके गल मुकानी है, ताड़ी मेहरबानी बस कर दिओ। मतलब कि बच्चियां नू सूद मकरूज पैदा करना, तो कोई प्लानिंग जो है वो प्रॉपर सामने आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सब्सिडी की मद में 1,363 अरब रुपए मुख्तस, इमरजेंसी से निपटने के लिए 313 अरब रुपए मुख्तस, वफाकी तरक्याती बजट के लिए 1400 अरब रुपए। ये टोटल आपका डेवलपमेंट, यानी द टोटल डेवलपमेंट बजट ऑफ योर कंट्री इज लेस देन योर डिफेंस बजट, यानी कि जो डेवलपमेंट है आपके मुल्क में ये 1400 अरब मुख्तस किया गया है, डिफेंस का उससे ज्यादा है, 2122 है। तो आपकी डेवलपमेंट पे कम खर्च हो रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर पे कम खर्च हो रहा है, आप अपने डिफेंस पे ज्यादा खर्च करें। आज़ाद कश्मीर को बिजली की मद में 108 अरब रुपए सब्सिडी दी जाएगी। इंजन कैपेसिटी की बजाय गाड़ी की कीमत की बुनियाद पर टैक्स लेने का फैसला है। मोबाइल फोन्स पर यकसा टैक्स आयद करने की तजवीज़ है। हाइब्रिड और लग्जरी इलेक्ट्रिक गाड़ियों की दरामद पर दी जाने वाली रायत ख़त्म है। पेंशन अखराजात में कमी के लिए स्कीम मुतारिफ कराई जा रही है। तो ये कुछ आपकी हाइलाइट्स थी बजट की जो मैंने कहा आप लोगों से शेयर कर लें, क्योंकि हर बंदा पाकिस्तान में आजकल परेशान है कि बजट को कैसे मैनेज करना है। खर्चे बहुत बढ़ गए हैं। हुकूमत वैसे बार बार कह रही है कि महंगाई की शरह कम हो गई है, जल्दी सिंगल डिजिट पे आ जाएगी, हम 40 समथिंग से इसको 11-12 पे ले आए और इसको सिंगल डिजिट पे ले जाएंगे।
तो इसकी असल कहानी क्या है ये मैं आपके साथ किसी और वीलॉग के अंदर शेयर करूँगा। लेकिन बहरहाल क्योंकि हर बंदा परेशान है, बजट मैनेज करने की कोशिश करता है, ख़र्चा पूरा करो, दूसरे 4 नहीं पूरे होते, दूसरा करो और निकल आते हैं, और महंगाई बढ़ती चली जा रही है, क़ुव्वत ख़रीद कम होती चली जा रही है, तनख्वाहों में महंगाई के तनासब से इजाफा नहीं हो रहा, स्केर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज इकोनॉमिक्स का एक पुराना फिनोमेना है, पाकिस्तान उसकी एक ज़िंदा मिसाल बना हुआ है। तो इन हालात में बजट बहुत मैटर करता है। तो आपकी हुकूमत बजट दे चुकी है जो, और वो बजट उन्होंने यही देता है, मतलब कि अगर मैं इसको एक जुमले में आपके सामने पेश करूं, बजट उन्होंने ये दिया है अवाम को, 22-24 करोड़ अवाम को, कि पाइन अपना अपना बजट आप पे ही मैनेज करो। शुक्रिया वीलॉग देखने के लिए, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।